हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक है होम्योस्टैसिस। आज हम होम्योस्टैसिस डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था क्लॉडे बर्नैट ने 1849 में। उन्होंने बताया कि जो स्टेबिलिटी है हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट की, हमारे अंदर का जो इन्वायरमेंट है, ये वो कंडीशन है जिसकी वजह से हम फ्री और इंडिपेंडेंट लाइफ जीते हैं, ठीक है। और इसको बाद में यूज़ किया वॉल्टर बैडफोर्ड कैनन ने 1926 में। तो उन्होंने बताया कि ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो अपने अंदर के एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रख पाता है, उसको हम बोलते हैं होम्योस्टैसिस। सो होम्योस्टैसिस एक्चुअल में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है। कांस्टेंट अनचेंजिंग स्टेट की बजाय ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है जो कि एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो होम्योस्टैसिस का प्रोसेस है उसको जो लिविंग थिंग्स होती है, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो इसको यूज़ करते हैं अपने अंदर के इन्वायरमेंट को स्टडी रखने के लिए, मतलब उसको बैलेंस रखने के लिए उसको वो यूज़ करते हैं। जबकि जो बाहर का इन्वायरमेंट है वो कंटिन्यू चेंज होता रहता है और उसके अकॉर्डिंग वो अपने अंदर के इन्वायरमेंट को एडजस्ट करते हैं। उस कंडीशन को बोलते हैं हम होम्योस्टैसिस। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो प्रोसेस यूज़ करते हैं अपने बॉडी के अंदर के इन्वायरमेंट को मतलब बैलेंस में रखने के लिए अकॉर्डिंग टू द आउटसाइड चेंजिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। मतलब बाहर का एनवायरनमेंट लगातार चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट करता है अपने अंदर की इन्वायरमेंट को, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं होम्योस्टैसिस, ठीक है। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बॉडी को एक मतलब राइट वे में वर्क करने के लिए और सर्वाइव करने के लिए ये जो चीज़ें हैं ये ज़रूरी होती है। सो ह्यूमन बॉडी में जितने भी सिस्टम्स हैं वो सारे पार्टिसिपेट करते हैं होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने में। एग्जांपल जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारी बॉडी में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हमारी बॉडी में जो टिश्यूज है, जो ऑर्गन्स हैं, मतलब उनको जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से उसको ओवरकम करने के लिए हमारा जो बॉडी का सिस्टम है वो क्या करता है, हमारे ब्रेन को मैसेज भेजता है, ठीक है। और ब्रेन क्या करता है, जो हमारे जो लंग्स है उनको मैसेज भेजता है और इसकी वजह से हम क्या करते हैं, जो ब्रीथिंग रेट है अपना उसको इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। और फटाफट से लंबी लंबी सांसें लेते हैं और अपने अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल है उसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, अगर बॉडी का कोई ऑर्गन या टिश्यू जहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी वहाँ पर ब्लड सप्लाई करने के लिए या तो जो हार्ट रेट है उसको इंक्रीज कर देता है या फिर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको मतलब उनका डायमीटर जो है वो इंक्रीज कर देता है। तो सक्सेसफुल होम्योस्टैसिस की वजह से ही हम लगातार जो है एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, बैलेंस्ड लाइफ जी रहे हैं बिना किसी डिजीज के, ठीक है। अगर होम्योस्टैसिस में कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो अंदर का सिस्टम है वो इम्बैलेंस हो जाता है अकॉर्डिंग टू आउटसाइड इन्वायरमेंट, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे डिजीज पैदा हो सकती है या फिर कई केसेस में डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो होम्योस्टैसिस क्या है, इसमें 3 सिस्टम से होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। ये जो तीनों सिस्टम है ये एक साथ काम करती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा बॉडी का सिस्टम है वो बैलेंस रहता है, ठीक है। मतलब अगर कोई थोड़ा बहुत चेंज होता है तो उन चेंजेस को वो नोटिस करता है और उसके ऊपर एक्शन लेता है और इस वजह से जो हमारा होम्योस्टैसिस है उसको मेंटेन करता है हमारा बॉडी का सिस्टम। सो हमारे बॉडी के सिस्टम को होम्योस्टैसिस मेंटेन करने के लिए इन 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। ये तीनों सिस्टम मिलाकर जो है हमारा जो होम्योस्टैसिस है वो मेंटेन रहता है ह्यूमन बॉडी में। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे गर्मियाँ चल रही है तो गर्मियों में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है जिसकी वजह से हमें गर्मी लगती है। तो इसमें क्या होता है कि जब बाहर गर्मी बढ़ जाती है तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में स्टिमुलस पैदा होता है, ठीक है। मतलब हमारी बॉडी को एक मैसेज मिलता है कि बाहर बहुत टेम्परेचर बढ़ गया है। तो इस केस में हमारा बॉडी जो है वो अपने होम्योस्टैसिस को किस तरह से मेंटेन करता है, आइए इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। बाहर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया। मतलब बाहर से स्टिमुलस आया तो उस स्टिमुलस को मतलब उस मैसेज को किसने रिसीव किया, रिसेप्टर ने, ठीक है। रिसेप्टर वो पार्ट है जिसमें कि आते हैं नर्व सेल्स वगैरह जो कि सेंस करते हैं उस चेंज को, जो बॉडी में चेंज हुआ है, बाहर गर्मी हुई तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, तो वो जो चेंज हुआ हमारी बॉडी में उसको सेंस किया नर्व सेल्स ने। अब नर्व सेल्स ने क्या किया,
इसने उस इन्वायरमेंट को ट्रैक किया कि बाहर बहुत गर्मी हो रही है और उसको नोटिफाई किया कंट्रोल सेंटर को। ठीक, कंट्रोल सेंटर हमारा जैसे कि ब्रेन है, ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस रीजन होता है वो कंट्रोल सेंटर का काम करता है होम्योस्टैसिस में। तो इसने कंट्रोल सेंटर को मैसेज किया, कंट्रोल सेंटर ने क्या किया, उस मैसेज को देखा और इफेक्टर को बताया कि जो हमारी बॉडी में जो नॉर्मल बैलेंस है वो क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसका रेट क्या है, और बताया कि कैसे हमने इस एबनॉर्मल कंडीशन को कंट्रोल करना है। मतलब जो ये हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है बॉडी का, इसको किस तरह से कंट्रोल करना है और हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना होता है। तो ये सारी चीज़ें उसने क्या किया, उसने इफेक्टर को बताई। ठीक है, और इफेक्टर ने क्या किया, उस जो इम्बैलेंस था हमारी बॉडी में, टेम्परेचर बढ़ गया था, तो उसको करेक्ट किया और दोबारा से होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर लिया। मतलब बैलेंस जो है बॉडी का उसको अगेन मेंटेन कर लिया। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो गया बाय द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग। ठीक है, मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, हमें गर्मी लगी, तो हमारे नर्व सेल्स को वो मैसेज किया। ठीक है, नर्व सेल्स ने क्या किया, हमारे ब्रेन को मैसेज सेंड किया कि बाहर बहुत गर्मी हो रही है और इस वजह से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। तो हमारे ब्रेन ने क्या किया, हमारे ब्रेन ने इफेक्टर को बोला कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 से अप नहीं जाना चाहिए, तो आप क्या कीजिए, 37 से ऊपर जो टेम्परेचर जा रहा है उसको किस तरह से कंट्रोल कीजिए। उसने बोला कि आप जो है स्वेटिंग के प्रोसेस से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इफेक्टर ने क्या किया, स्वेटिंग के थ्रू उस बॉडी का जो टेम्परेचर जो इंक्रीज हुआ था उसको डाउन करने की कोशिश की और इस वजह से दोबारा से होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर लिया। ठीक है, तो इसी वजह से जब हमें गर्मी लगती है तो हमारा जो है बॉडी जो है वो पसीना सिक्रेट करती है, मतलब स्वेटिंग ग्लैंड जो होते हैं वो स्वेट सिक्रेट करती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो दोबारा से ठंडी हो जाती है, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाती है। तो इसी प्रकार से जो गर्मियों में जो स्वेटिंग का प्रोसेस है वो होता है। एक तो एग्जांपल मैं आपके लिए और लेकर आई हूँ जिसकी वजह से आप होम्योस्टेसिस को समझ पाएंगे। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो किस तरह से कम होता है, स्वेटिंग की प्रोसेस से। अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है, ठीक है, तो भी हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 से नीचे नहीं आना चाहिए। तो इसकी वजह से हमें जो ठंड लगती है और हम रज़ाई में घुस जाते हैं। ठीक है, मतलब अपने आप को कोजी कोजी रखने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम ना हो। तो ये किसकी वजह से होता है, ये सारा हमारे बॉडी के सिस्टम जो है, होम्योस्टेसिस का जो सिस्टम है उसकी वजह से ही होता है। कि गर्मियों में हमारी बॉडी जो है वो स्वेट सिक्रेट करती है और सर्दियों में क्या होता है, हमें ठंड लगती है, हम कांपते हैं और हम गर्म कपड़े पहनते हैं, हम रज़ाइयाँ ओढ़ते हैं, हम खुद को मतलब कोजी कोजी रखने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मतलब मेंटेन हो जाए। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है इसमें ब्लड प्रेशर का। जैसे ही हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है, तो जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्रेन को मैसेज भेजती है। तो ब्रेन को मैसेज आता है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो ब्रेन क्या करता है, वो कम्युनिकेट करता है हार्ट और ब्लड वेसल के साथ। ठीक है, और उनको बोलता है कि ब्लड वेसल को बोलता है कि अपना जो डायमीटर है उसको इंक्रीज कर लो, और हार्ट को बोलता है कि अपना जो हार्ट रेट है उसको कम कर लो ताकि जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन हो सके। तो इस प्रकार से हमारा बॉडी जो है वो होम्योस्टेसिस की प्रोसेस को मेंटेन रखता है। तो हम इस साइकिल की हेल्प से भी पूरा ओवरऑल प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी बॉडी में कुछ इम्बैलेंस हुआ, कोई भी बाहर से कोई भी चेंजेस आए इन्वायरमेंट से और हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो गड़बड़ा गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो चेंज है इन्वायरमेंट में, मतलब इसका स्टिमुलस जो है वो इनिशिएट करेगा आगे का होम्योस्टेसिस का जो प्रोसेस है उसको। ठीक है, तो यहाँ से मैसेज जाएगा रिसेप्टर को, तो रिसेप्टर उस मैसेज को सेंस करेगा। ठीक है, तो रिसेप्टर उस मैसेज को लेगा और उसको भेज देगा किसको, रेगुलेटिंग कंट्रोल सेंटर को, यानी कि ब्रेन को। तो वहाँ पे मतलब उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसको डिफाइन किया जाएगा और उसको किस तरह से कंट्रोल करना है ये भी कंट्रोल सेंटर ही डिफाइन करेगा, और ये आगे भेजेगा। इस जो प्रोसेस है इसको ये आगे कंटिन्यू करेगा और ये मैसेज जो है इसका क्या सॉल्यूशन है, जो चेंज हमारी बॉडी में हुआ है इसको किस तरह से कंट्रोल करना है, ये सारा जो इसका जो सॉल्यूशन है वो बताएगा ये इफेक्टर को। ठीक है, तो इफेक्टर क्या करेगा, इसके ऊपर एक्शन लेगा और दोबारा से जो हमारे बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है उसको मेंटेन करेगा। ठीक है,
और इस प्रकार से जो होम्योस्टेसिस है वो उसमें जो वेरिएबल जो चेंजेस आए थे उसको वो दोबारा से कंट्रोल करेगा। जब कभी भी दोबारा से इसमें वेरिएबल चेंजेस आएंगे तो उससे क्या होगा, उससे स्टिमुलस जनरेट होगा, और स्टिमुलस से क्या होगा, जो हमारी रिसेप्टर्स है वो उसको सेंस करेंगे और कंट्रोल सेंटर को भेजेंगे। कंट्रोल सेंटर उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए क्या प्रोसीजर है वो बताएगा इफेक्टर को, और इफेक्टर उसके ऊपर एक्शन लेगा, और इस वजह से हमारा जो होम्योस्टेसिस है वो दोबारा से बैलेंस हो जाएगा। सो इस तरह से हमारे बॉडी का सिस्टम जो है वो वर्क करता है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।